नाज़रीन, पाक फ़ौज इस वक्त दहशत गर्द ग्रुपों से जंग लड़ रही है, जबकि नून लीग और PDM की जमातें जो हैं वो पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट होने से और उसकी बका की जंग लड़ रही हैं। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तन तनहा अपने दो हम ख्याल जजेस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बका की जंग लड़ रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि चीफ साहब को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। और ये वो 3 रुकनी बेंच जो शुरू से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ फ्राहम करता करता इस हद तक बदनाम हो गया कि अब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता चल चुका है, जब भी जस्टिस इजाज़ुल एहसन, मुनीब अख्तर और उमर अता बंदयाल का नाम आता है और ये बेंच बनता है, उसी वक्त फ़ैसला जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम, क्या अब पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि फ़ैसला क्या आएगा। आज भी आप देखें, अंदाज़ा करें कि पार्लियामेंट ने जो फंड्स की फ्राहमी थी उसको मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने जो बिल पेश किया था हुकूमत ने, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बजाय इसके कि कोर्ट में उनकी सुनवाई करते, उन्होंने चैम्बर में बैठकर तमाम सेक्रेटरीज़ को, स्टेट बैंक को और अटारनी जनरल को बुलाकर वहीं पर समाअत की और वहीं पर जो उनको धमकाना या जिस तरह से अपनी बातों में लाकर उन्होंने स्टेट बैंक को ये हुक्म भी जारी कर दिया है कि फ़ंड्स जो है वो हर सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सोमवार तक फ्राहम कर दिए जाएँ। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें, चले हम मान लेते हैं जी कि स्टेट बैंक जो है वो फंड्स जारी कर देता है, उसके बाद सिक्योरिटी कौन देगा? क्या ये तीनों जज साहबान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी तलब करके कहेंगे कि आप फौरी तौर पर आर्मी डिप्लॉय करें तमाम पोलिंग स्टेशन पर? ये एक ऐसा बचगाना खेल है, एक ऐसी बचगाना ज़िद है जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की पूरी ज़िंदगी की जो क्रेडिबिलिटी है उसको तबाह बर्बाद कर रही है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि मैं ये लफ्ज़ कह चुका हूँ कि जब भी इन तीनों जजों का नाम आता है तो उस वक़्त इनका जो फ़ैसला होता है वो भी लोगों के सामने एक किस्म का लिखा हुआ वाज़ेह आ जाता है। और ये बेचारे इतना तरद्दुद करके इस हद तक एक पार्टी का बयानिया जो है बचाने की जंग लड़ रहे हैं। दूसरी जानब आपने सुन लिया कि आज जो आसिफ अली जरदारी साहब का सदर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ये 2035 तक इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद का हुकूमत करने का प्लान था। और ये एक पार्लियामेंट ने एक जिसे कहते हैं करिश्मा किया कि उन्होंने अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलग कर दिया। लेकिन अभी भी उनका कहना था कि जो बाक़ियात हैं फैज़ हमीद की, वो अभी भी मुख्तलिफ़ इदारों में बैठी हुई हैं और किसी न किसी तरह से इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। आज भी आपने लाहौर हाई कोर्ट में देखा कि उनको पहले ही हिफाजती ज़मानत 2 दफ़ा मिल चुकी है, आज फिर उनको 26 अप्रैल तक जो है हिफाजती ज़मानत दे दी गई। और हर तरह का इमरान खान के लिए रिलीफ जो है वो एक किस्म का उनको कोशिश की जाती है अदालतों की जानब से कि उनको घर बैठे रिलीफ दे दिया जाए। कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी, मैं कहता हूँ कि कोई रुकावट जो है इमरान खान के सामने किसी भी तरह से आने ही नहीं दी जा रही। और ये तमाम का तमाम अमल जो है हमारी आला अदलिया, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल इमरान खान के लिए रिलीफ का सिलसिला जो है वो जारी है। नाज़रीन, हमारा मुल्क आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान का स्टेट बैंक तो अलग बात है, लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड जो IMF वाले हैं उन्होंने भी कह दिया कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने का कोई ख़तरा नहीं है। और जो इंटरनेशनल जो इसकी एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी इस चीज़ को माना है कि पाकिस्तान ने अपनी जो क्रेडिट रेटिंग है उसको बहुत बेहतर किया है और इसकी जो माशी सूरत हाल है वो दिन ब दिन बेहतर हो रही है। ना सिर्फ बेहतर हो रही है बल्कि तेज़ी से ठीक होती जा रही है। नाज़रीन, अगर एक मुल्क डी ट्रैक हो चुका था, एक मुल्क जहाँ पर इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि हमारे ऊपर ये साए मंडला रहे थे कि ये बाकायदा इमरान खान साहब कंपेन कर रहे थे कि हम श्रीलंका जैसा हमारा हाल होगा और हम डिफ़ॉल्ट स्टेट हो चुके हैं, लेकिन कैसी बात है, मुझ समेत सब लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया, नुक्ताचीनियाँ की कि यार किसी तरह से भी इसहाक डार साहब को नहीं आना चाहिए था, ये मुल्क तो एक किस्म का फिर माशी सूरत ख़राब होगी। लेकिन हमने थोड़ा सा सब्र किया और देखा कि पिछले 6 माह के अंदर अंदर मुल्क में इंतहाई ड्रामाई किस्म की तब्दीलियाँ आईं और अभी तक आप अंदाज़ा करें कि IMF ने पैसे जारी नहीं किए, उसके बावजूद तकरीबन 15 से 16 अरब डॉलर का इस वक्त हमारे पास ज़र मुबादला मौजूद है। नाज़रीन, ये तीनों जज साहबान जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें, जितने मर्ज़ी पर पैर मार लें, लेकिन इलेक्शंस जो हैं वो हर सूरत में 8 अक्टूबर को होंगे और पूरे मुल्क में होंगे और एक साथ होंगे। ये कभी भी नहीं होगा कि इलेक्शन 14 मई को हो जाएं। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। मेरा क्या कहते हैं, मैं तो सारी बात है चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन
जिस तरह का कंडक्ट इन तीनों जज साहबान का जारी है, आप अंदाज़ा करें, हम साफ़ियों में नाज़रीन ये बात बड़ी मशहूर है कि कोई भी ख़बर उसकी जब तरदीद आ जाती है ना, तो हम समझ जाते हैं कि यार ये ख़बर जो है ये सच्ची है, यकदम इसकी तरदीद आ गई। आपने देखा कि कल से एक ये बहुत सारे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही थी ये चीज़ें कि किसी जज के ऊपर जो हमला हुआ है उसको थप्पड़ मारे गए हैं या लाठी से हमला किया गया है। तो आज बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी कि जी सोशल मीडिया पर इस हवाले से चलने वाली खबरें जो हैं बेबुनियाद हैं। लेकिन हमारी सहाफ़ती लाइन में इस चीज़ को जिसकी फ़ौरन तरदीद आ जाए तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि दाल में कुछ ना कुछ काला। चलें जी, ये थप्पड़े ज़्यादा नहीं मारे गए या एक मारा गया होगा, अगर एक नहीं मारा गया तो कम अज़ कम इतना ज़रूर बना है वहाँ पर माहौल कि ये थप्पड़ों तक बात पहुँची है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो अंदर की सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, बच्चा बच्चा जानता है कि इसमें जजेस में जो तकसीम है उसमें सबसे बड़ा अहम किरदार जो है इन्हीं तीनों जज साहबान का है। उमर अता बंदयाल साहब इस वक्त कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, इन दो जजेस के मशवरे के अलावा नहीं करते, और ये दोनों जज जो हैं अपने साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ले डूबेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारा मुल्क किसी तरह से भी डिस्टेबलाइज होने का मैं कहता हूँ कि वो सोच भी नहीं सकता। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इस वक्त हम इकोनॉमिकली इस जगह पर खड़े हैं कि हम ना इधर के हैं ना उधर के। एक हल्का सा धक्का लगा तो हमारा मुल्क जो है वो किसी तरफ भी लुढ़क सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि इस तमाम की तमाम चीज़ों को, इस तमाम अमल को इन तीनों जज साहबान को भी चाहिए कि आराम सुकून से बैठ जाएं। अगर आप अंदाज़ा करें कि पीटीआई भी तैयार थी कि आप फुल कोर्ट बेंच बना दें, लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है, इनकी तेज़ियां देखें इस उमर अता बंदयाल साहब की कि उन्होंने क्या किया, अपनी मनपसंद के जो अपने तरफ के जो जज थे उनका एक बेंच बना दिया। हालांकि ये मौजूद है, फुल कोर्ट का 17 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है कि आप किसी भी तरह से आप सुपरसीड नहीं कर सकते, किसी भी आप फैसले को इस तरह कालअदम करार नहीं दे। अभी तक आप अंदाज़ा करें कि वो कानून बना नहीं था, इन्होंने कालअदम करार दे दिया। ऊपर से ही प्रेस रिलीज़ें ऐसी जारी कर रही थी, नहीं जी किसी को चपेड़े नहीं पड़ी जी, कोई ऐसा वैसा कोई इशू नहीं हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट इन प्रेस रिलीज़ के लिए रह गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट में ये तय किया जाएगा कि जी नहीं जी हर सूरत में पीटीआई को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए? ओ भाई, अगर आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकते तो कौम का वक्त तो बर्बाद ना करें। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त नाज़रीन लाखों की तादाद में केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और नीचे लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज तक इन चीफ जस्टिस साहब ने किया क्या है? क्या इन्होंने डायरेक्शंस दी हैं कि नीचे के लोअर कोर्ट्स को कि अपने केसेस को जल्द समाप्त करें? आप अंदाज़ा करें इनका जो फोकस है, इनका जो पूरे का पूरा जो महवर है वो इस वक्त इमरान खान और उसकी पार्टी बनी हुई है, और उनको किसी न किसी तरह से ये चाहते हैं कि रिलीफ मिले। तो इस तरह से ना अदालतें चलती हैं, ना आप इंसाफ का मेयार बना सकते हैं। आपको अगर इतना ज़्यादा इस हवाले से था तो आप कंसर्निंग थे, आप तो आपको चाहिए था कि सीनियर जजेस पर आप एक फुल कोर्ट बेंच बनाते जिसमें तमाम जजेस बैठते और सारे का सारा फैसला सबको कबूल होता। आप अंदाज़ा करें, अपने इख्तियारात पर बात आई, यही चीफ जस्टिस साहब थे जो बार बार कह रहे थे कि जी मैं फुल कोर्ट नहीं बना सकता, हमारे जजेस के पास टाइम नहीं होता। जब इनके इख्तियारात के ऊपर बात आई तो इन्होंने 8 जज जो है फौरी तौर पर फारिग करके उनका बेंच भी बना दिया, और उसके ऊपर विद इन 2 और 3 आवर्स फैसला भी दे दिया कि जी इसको रोक दे जी। और 2-3 घंटे बड़ी दूर की बात है, 50 मिनट की हियरिंग के अंदर अंदर 8 जजों ने बना दिया जी कि ये आप इसको जो है ना जी किसी सूरत में बिल को हम कारअदम करार देते हैं और इसको किसी भी सूरत में इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। जबकि आज आप देखें कि पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने भी कह दिया कि ये 8 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करते हैं, और ये जो बिल है ये हर सूरत में 20 तारीख को जो है गजट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वजारत कानून इसका जारी भी कर देगी। नाज़रीन, क्या आपके पल्ले रह गया? क्या इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को ये तीनों अशखास मिलकर तबाह बर्बाद कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुझे लग रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के जो दिन हैं वो बुरे आ चुके हैं। हो सकता है कि उन्हें हफ्ते के अंदर ये ईद की छुट्टियां जो हैं ये इनको शायद गुजारने का मौका मिले, और ईद की छुट्टियों के बाद मेरे ख्याल है कि जिस तरह एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए उस वक़्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इफ्तिखार चौधरी और बाकी जजेस को बहाल किया था, मुझे लग ऐसे रहा है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए उमर अता बंदयाल साहब को फारिग भी किया जा सकता है और कर दिया जाएगा, क्योंकि
इनके जो आप कह लें कि इनके जो काम है, जो इनके करतूत है, वो खुद ही इस चीज़ को बार बार बुला रहे हैं और बार बार ये पार्लियामेंट की डोमेन में घुस रहे हैं, बार बार उनके कानून को कालादम करार दे रहे हैं, बार बार पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को किसी न किसी तरह से रोक रहे हैं और सिर्फ वो चाह ये रहे हैं अपने शातरपन से कि मेरे इख्तियारात के ऊपर कोई बात ना आए और जिस तरह से मैं कर रहा हूँ मुझे करने दिया जाए। तो नाज़रीन, ये कोई बनाना स्टेट तो है नहीं कि यहाँ पर आप किसी भी तरह का फ़ैसला करें और वो नज़र आ रहा होगा किसी पार्टी की सपोर्ट में है, तो मेरे ख्याल है कि उसको कोई भी नहीं मानेगा। और ये जितना मर्जी मैं कहता हूँ उल्टा हो जाए, सीधा हो जाए, ये तीनों जायज़ ज़बान, तो इलेक्शंस तो 14 मई को किसी भी सूरत में नहीं होने, हम भी इनको मान जाएंगे। मैं खुद ये ऑन द स्क्रीन कह रहा हूँ कि हम इनको मान जाएंगे अगर ये 14 मई को इलेक्शन करवा लेते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह के फ़ैसलों से, इस तरह की बातों से सिर्फ अवाम में बेचैनी बढ़ती है, बल्कि हमारा जो पूरे का पूरा एक माशी सूरत को बेहतर करने का मिशन जो जारी है बतौर कौम, वो भी इससे ख़राब हो रहा है। तो बहरहाल हुकूमत वक्त को इस हवाले से ठोस मेजर्स लेने होंगे। ये जो रोज़ करारदाद खेलने का मिशन जो है या इस तरह का काम जो है, इससे काम नहीं चलेगा। हुकूमत को एग्रेसिव होकर फ्रंट फुट पर आकर इस हवाले से कुछ ना कुछ, मैं कहता हूँ, बेहतर शॉट्स लगानी होगी। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।